Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. If you're new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. If you like such topics, then don't forget to subscribe for many more. आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक डिफरेंट सी वीडियो. इट इज काइंड ऑफ मील प्लान वीडियो, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. बेसिकली मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं फ्रीज करके रखती हूँ. अब शुरुआत करने से पहले इस वीडियो की मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैंने कोई भी मील प्लान वीडियो आपके साथ शेयर करी उसमें कोई ना कोई एक आइटम ऐसा होता है जो कि फ्रीजर से रिलेटेड होता है, तो फिर बहुत सारे मेरे पास सवाल आ जाते हैं. अब ये पूरी वीडियो ही एक्चुअली फ्रीजर के ऊपर है. देन आई थॉट के वो सवाल आने बहुत ज्यादा कॉमन है और हर किसी को इंडिविजुअल रिप्लाई करना और डिटेल में रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से. और पहला पॉइंट ये है कि फ्रीजर में रखा हुआ खाना सेफ है या नहीं, हेल्दी है या नहीं, या फिर वो सड़ जाता है, वो खराब हो जाता है. क्योंकि जब भी मैंने आपके साथ फ्रोजन फूड शेयर किया है तब बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ जाते हैं कि दीपिका ये तो इतना पुराना खाना हो गया, तो सड़ चुका है, आप कैसे इतना बासी खा लेते हो. तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी साइंस है इसके पीछे. जैसे कि आपने अपना खाना जो है वो कुक किया, अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की हम बात करें तो आप कुछ भी चीज अगर कुक करते हैं तो ऑब्वियसली 50% उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है. बट हमें खाना जो है वो बनाना होता है, कुक करना होता है, क्योंकि हर चीज हम रॉ फॉर्म में तो खा नहीं सकते. अब आटे के अंदर जो है वो फाइबर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रोटी, बट ऑब्वियसली आप आटा तो खाएंगे नहीं, आप रोटी ही खाएंगे. सेम वही छोले, राजमा, ये सारी चीजें आप बॉईल करके ही खाएंगे, आप कच्ची नहीं खा सकते हैं. सैलेड, वेजिटेबल, ठीक है, ये आप एक बार को कंज्यूम कर सकते हैं, बट फिर भी हमारी जो जीभ होती है उसको स्वाद चाहिए होता है, तो इसीलिए हम चीजों को कुक करते हैं. खैर, ये तो थोड़ी डिफरेंट थिंग हो गई. अब बात करते हैं स्टोरेज जो होती है. तो जैसे कि आपने खाना कुक किया है, उसके बाद वो खाना जब ठंडा होता है वो रूम टेम्परेचर पे आता है. रूम टेम्परेचर कंसीडर्ड के 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक का अगर टेम्परेचर है एनवायरमेंट में, तो 2 घंटे के बाद उस कुक्ड फूड के अंदर एक बैक्टीरियल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, या फिर आप उसको फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं. कुछ फूड में ये और भी ज्यादा फास्ट तरीके से होता है. अगर खाना बहुत ज्यादा खट्टा है आपका, जैसे कि कढ़ी है आपने बनाई है और आपने उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है, तो शाम होते होते वो बहुत ज्यादा खट्टी हो जाती है. या फिर डेयरी प्रोडक्ट है तो उसके अंदर से अजीब सी एक महक आने लगती है. तो रूम टेम्परेचर अगर इससे भी ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि गर्मियां होती हैं तब 28 डिग्री, 30, 35, 38 तक चला जाता है. तो अगर आप खाने को एज इट इज बनाने के बाद काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे तो शाम होते होते वो खाना खराब हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं बचेगा. लेकिन आप इसको सेव कर सकते हैं अगर आप उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं. फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस 0 से लेके इसके बीच का होता है, वो आप सेट कर सकते हैं. बट 5 डिग्री सेल्सियस से वो नीचे ही रहता है. तो खाना बनाने के बाद जब वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया, उसको आप फ्रिज के अंदर स्टोर करते हैं, तो जो वो बैक्टीरियल प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन होती है, वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है. क्योंकि जो बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं या जो वो प्रोसेस चलता है वो हाई टेम्परेचर में ज्यादा चलता है. लेकिन आपने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया है तो प्रोसेस वो चलता रहेगा, लेकिन वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा. तो जो खाना आप काउंटर टॉप पे रख के शाम तक खराब होने वाला था, फ्रिज के अंदर आप उसको सेव कर सकते हैं फॉर अप टू 3 डेज. लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह का खाना. अगेन, अगर खट्टा ज्यादा है, डेयरी प्रोडक्ट है, तो मे बी वो अगले दिन जाके खराब हो, या फिर वो 3 दिन तक भी सर्वाइव कर जाए. बट मैक्सिमम अप टू 3 डेज फ्रिज के अंदर खाना जो है वो ठीक रहता है, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है. अब बारी आती है फ्रीजर की. फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट -18 डिग्री सेल्सियस, -19 डिग्री सेल्सियस इस तरह के. और डीप फ्रीजर जो होते हैं उनका और भी ज्यादा कम होता है. तो जब रूम टेम्परेचर का खाना आप फ्रीजर के अंदर रखते हैं तो वो उस बैक्टीरियल फॉर्मेशन को वहीं के वहीं स्टॉप कर देता है. तो 2 घंटे में प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन आपने उसको फ्रीजर सेफ कंटेनर में करके उस खाने को आपने फ्रीज कर दिया, तो वो खाना वहीं का वहीं लॉक हो गया. आप उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद जब उस खाने को निकाल के काउंटर टॉप पे रखेंगे तो वो वहीं से क्लॉक उसकी शुरू हो जाएगी. जहां वो प्रोसेस रुका था वो वहीं से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा.
तो अगर आप कंपेयर करें तो फ्रीजर के अंदर रखा हुआ 1 महीना पुराना खाना इज मोर फ्रेश देन 2 days ओल्ड फूड इनटू द फ्रिज। तो ये फ्रेश का कॉन्सेप्ट है, आई होप मैं थोड़ा सा क्लियर कर पाई हूं। तो फ्रीजर में अगर आप टाइम रहते खाना जो है वो फ्रीज कर देते हैं तो वो वहीं का वहीं लॉक हो जाता है, वो वहीं का वहीं सेव हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि कितने दिन तक जो खाना है वो सेव रहता है। तो वो डिपेंड करता है फूड कैटेगरी के ऊपर। अगर आपके पास फ्रेश प्रोड्यूस है जिसमें आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं, जैसे सीजनल फ्रूट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडियन आम जो होते हैं हमारे, वो यहाँ सीजन पे ही आते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि सर्दियों में पूरी और आम रस खा लो, लेकिन वो टेस्ट यहाँ के आम में होता नहीं। वैसे यहाँ पे आम पूरा साल आपको मिलेगा, लेकिन जो वो इंडिया वाला हमारा दशहरी केसरी आम होता है वो नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, उस आम को जब सीजन पे आता है उस टाइम पे उसको कट करके और उसको मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। सेम लाइक जब स्ट्रॉबेरी का सीजन आता है तब वो आपको सही रेट में मिल जाती है, तब आप उनको फ्रीज कर सकते हैं। तो अगर इसी तरह का फ्रेश प्रोड्यूस है आपके पास, या फिर कोई ऐसी सब्जी है जैसे कि करेला है, मैं हमेशा फ्रोजन करेला ही यूज करती हूँ, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं आप फ्रीजर के अंदर अगर रख दें तो 1 साल तक आप उनको यूज कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके बाद बारी आती है कुक्ड फूड की, कि कुक्ड फूड जो है वो कितने दिन तक सरवाइव कर जाता है। तो कुक्ड फूड में भी अगर आपने फ्रेश प्रोड्यूस या फिर फ्रेश दाल जो होती है वो कुक करी है तो वो अप टू 6 मंथ तक बिल्कुल फ्रेश रहती है, उसके अंदर कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपने लौकी की सब्जी बनाई, एक्स्ट्रा बच गई, आपने उसको फ्रीज कर दिया तो वो 6 महीने तक बिल्कुल सही रहती है। इसी तरह से आपने दाल बनाई, एक्स्ट्रा बन गई, आपने फ्रीज कर दिया तो वो 6 महीने तक सही रहेगी। इसके बाद बारी आती है डेयरी प्रोडक्ट्स की, कि गाजर का हलवा एक्स्ट्रा बना लिया, आपने वो फ्रीज कर दिया तो वो कितने दिन तक चल जाएगा, या फिर आपने कोई पनीर की सब्जी जो है वो बनाई है वो कितने दिन तक चल जाएगी। तो वो विद इन 2 मंथ आपको यूज करनी है, क्योंकि डेयरी की टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी खराब होने लगता है, उसका टेस्ट बदलने लगता है। खराब नहीं होगा बट उसका टेस्ट बदलने लगेगा, उसमें वो जायका नहीं रहेगा जो जब आपने उसको फ्रेश बनाया था। तो डेयरी प्रोडक्ट अगर है तो विद इन 2 मंथ आप उसको यूज कर लें। इसके बाद बारी आती है मीट की। अगर आप जैसे रेड मीट लेते हैं या सी फूड है या कुछ भी है, अगर आप उसको रॉ फॉर्म में करते हैं तो विद इन 2 मंथ यू कैन जस्ट टेक इट आउट एंड कुक इट। अगर आपने कुक्ड मीट सेव करा है तो विद इन अ मंथ आप उसको यूज कर लें, अदरवाइज उसका भी फिर टेस्ट चेंज होने लगता है। खराब नहीं होगा लेकिन उसका टेस्ट जो है वो चेंज होने लगता है। तो ये सीरीज है कि कितने दिन तक आपका जो खाना है वो सेव रह सकता है। ओके, अब बारी आती है कि हमें खाने को फ्रीज करना है क्यों, हम तो फ्रेश बना के खा सकते हैं। तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आप तीनों टाइम जो है वो अच्छे से खाना बना के खा सकते हैं तो ऑब्वियसली आपको फ्रीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं भी इस तरह से नहीं करती हूँ कि मैं पर्पसली कुछ कुकिंग कर रही हूँ और मुझे वो फ्रीज करना है। मैं फ्रीज कब करती हूँ, जैसे कि कोई गेट टुगेदर हुई, गेस्ट के लिए मैंने कोई खाना बनाया, कुछ इस तरह का इवेंट हुआ, ऑब्वियसली आप बल्क में कुकिंग कर लेते हैं और एक टाइम वो खाना खाने के बाद नेक्स्ट टाइम आपका फिर से वही खाने का मन नहीं करता है, तो फिर आप फूड को तो वेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो उस पॉइंट पे क्या करती हूँ, फिर मैं उन चीजों को फ्रीज कर देती हूँ। तो फिर हफ्ते भर बाद या कभी भी ऐसा कि बिजी स्केड्यूल है, आप जॉब पर बिजी हैं, बच्चों के साथ बिजी हैं, और इफ यू आर लेजी एंड यू वांट अ डे ऑफ, देन जस्ट टेक इट आउट, रीहीट इट एंड यूज इट। तो मेरे साथ ये रहता है। ओके, अब बारी आती है कि फ्रोजन वेजिटेबल्स क्यों यूज करते हैं, आप फ्रेश क्यों नहीं लेकर आते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, आपको लगता है कि आपने सब्जी वाले से जो सब्जी खरीदी है, सुपरमार्केट से जाके जो आप सब्जी लेकर आए हैं वो फ्रेश है और जो आपने फ्रोजन सेक्शन में ली है वो बहुत पुरानी है। तो अगर फ्रेश सब्जी वो होती है कि आप अपने गार्डन में लगाइए, अपने खेत में लगाइए, आप जा रहे हैं तोड़ के उसको लेकर आ रहे हैं और आप बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेश। इसके अलावा जो सब्जी आप वेंडर से खरीद रहे हैं या सुपरमार्केट से खरीद रहे हैं, यू डोंट नो कि वो कितना ट्रैवल करके आई है। अगर वो सब्जी आपकी लोकल में ग्रो नहीं हो रही है तो वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आई है। अब वो हार्वेस्ट होगी, वहां किसान जो है उसको हार्वेस्ट करेगा, फिर वो उसको सब्जी मंडी में लेकर आएगा, सब्जी मंडी से जो आपका सब्जी वेंडर होगा वो लेकर आएगा, फिर आपको वो मिलेगी। तो लगभग 2-3 दिन भी हो जाता, कभी कभी ये ठीक है चलो 1 दिन पुरानी होगी, बट 2-3 दिन, कभी कभी हफ्ता भर पुरानी भी हो जाती है। जैसे कि मेरा ये चैनल 5 साल से है, आप देख रहे होंगे कि मैंने लौकी जो है हार्डली 1 या 2 बार यूज करी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लौकी है वो इंडिया और पाकिस्तान से आती है। तो वो यहाँ आते आते इतनी बासी हो जाती है, उसमें इतने मोटे मोटे
मोटे बीज हो जाते हैं कि यू कांट यूज इट, उसमें वो टेस्ट ही नहीं आता है। तो कई बार हमें लगता है ना कि फ्रेश वेजिटेबल हम खरीद कर ले गए तो ये बहुत फ्रेश है, तो आपको वो पूरी साइकिल देखनी पड़ेगी। रही बात फ्रोजन वेजिटेबल की, तो जो वेजिटेबल फ्रीज करी जाती है वो हार्वेस्ट होती है, वहीं पर कोल्ड स्टोरेज और फ्रीजिंग फैसिलिटी होती है उसी के पास, तो वहां से हार्वेस्ट होके वो उस फैसिलिटी में जाती है और वहां पर वो फ्रीज कर दी जाती है। इट मीन्स वो वहीं पर लॉक कर दी जाती है और फिर वो कोल्ड स्टोरेज के थ्रू जो है वो ट्रेवल करके आती है। तो यहाँ पे भी जो बाजार से खरीदी हुई मटर है या फिर फ्रीजर सेक्शन से खरीदी हुई आपकी फ्रोजन मटर है, फ्रोजन मटर इज मोर फ्रेश देन सो कॉल्ड फ्रेश मटर। तो ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे सी चीजें जो मुझे लगा कि मैं मेंशन कर दूं। अदरवाइज बहुत सारे इस तरह के जो है वो मेरे पास सवाल आ जाते हैं और हर किसी को इतना डिटेल में बताना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा अब आते हैं उन कुछ कमेंट्स की तरफ जो मुझे मिलते हैं इन चीजों के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला तो ये कि आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि जो खाना आपने सुबह बनाया वो शाम तक जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहता, दूसरे टाइम तक तो वो मनुष्य जो है वो कैसे खाएं। तो देखिए, जिस टाइम आयुर्वेद का जन्म हुआ था उस टाइम पे फ्रिज फ्रीजर नहीं थे। ऑब्वियसली खाना जो है वो काउंटर टॉप पे रहता था और शाम होते होते वो खराब हो जाता था, जो मैंने पॉइंट 1 में आपके साथ शेयर किया है। तो अभी हम एक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रह रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है और ये टेक्नोलॉजी इसीलिए आई है ताकि हमारी लाइफ को थोड़ा सा इजी करे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आयुर्वेद के अगेंस्ट हूँ, आयुर्वेद में गलत कहा गया, बिल्कुल सही कहा गया है, लेकिन अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी है सो हम उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम यूज कर रहे हैं उस चीज को। तो आयुर्वेदा में जो चीज कही है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वही के उस टाइम पे फ्रिज फ्रीजर नहीं थे, अब फ्रिज और फ्रीजर हैं तो हम उस खाने को जो है वो यूज कर सकते हैं। अगले दिन, 2 दिन बाद, महीने भर बाद यू कैन यूज इट। ओके, इसके बाद एक सवाल आता है कि आप अपनी फैमिली को कैसे इस तरह से इतना पुराना खाना खिला सकते हैं। तो देखिए, आई एम अ होम मेकर, आई एम अ फैमिली पर्सन, आई एम मम। बच्चे को एक छींक भी आती है तो माँ की जान निकल जाती है। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं कुछ भी अंट शंट जो है वो अपनी फैमिली को खिला दूंगी? तो बकायदा रिसर्च करके, हर चीज की नॉलेज लेके तब मैं सारी चीजें करती हूँ। तो मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं कर दूंगी। और फिर मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ भी ऐसे नहीं रैंडमली आके यहाँ शेयर कर दूंगी। और अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, स्टिल डोंट बिलीव मी 100%। आप खुद अपनी रिसर्च कीजिए। आप अगर मोबाइल लेकर उसमें वीडियो देख सकते हैं तो आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं कि भाई हमें ये चीज सर्च करके दिखाओ कि ये दीपिका सही कह रही है नहीं कह रही है। तो आप उस चीज को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बट बिना किसी नॉलेज के आके फिर आप जब लिख देते हैं ना बहुत उल्टा कि कैसी माँ है, किस तरह से बच्चों को खिला रही है, तो वो चीजें लगती हैं। कोई भी माँ नहीं चाहेगी वो कि अपने बच्चे को बीमार कर दे कुछ भी उल्टा सीधा खिला के, या अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली, कोई भी फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। क्यों? कोई नहीं करेगा यार, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो हर चीज के पीछे एक रिसर्च है, थरो रिसर्च है, जो मैंने अच्छे से करके और तब मैं उन चीजों को इम्प्लाई करती हूँ। और सबसे बाद की बात जो सबसे लास्ट है ये कि यहाँ पे मैं अपना लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ, बट मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। रेसिपीज के लिए मैं जरूर बोल देती हूँ कि आप ट्राई करके देखना, क्योंकि उससे किसी का हार्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो रूटीन्स होते हैं, मैं हमेशा यही बोलती हूँ आपसे कि आप अपने हिसाब से अपने रूटीन सेट करें। जो मेरे लिए काम कर रहा है वो मे बी आपके लिए काम ना करे, या जो आपके लिए काम कर रहा है वो मेरे लिए काम ना करे। तो यू नो, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। हम सब इतने केपेबल, इतने एजुकेटेड, इतना हमें पता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है। तो इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में जो चीज आपको अच्छी लगे, आपके दिल को सही लगे, यूज इट, अदरवाइज कंप्लीटली इग्नोर इट एंड अगेन रिसर्च इट। और मैं अपनी फैमिली के साथ या अपने किसी भी जानने वाले के साथ, अपने किसी भी चाहने वाले के साथ, या आप लोगों के साथ कोई भी गलत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगी। तो इतना लंबा तो इस वीडियो में इंट्रो ही हो गया, 13 मिनट्स हो गए हैं और मैंने कोशिश करी है कि मैं सारी चीजें शुरुआत में ही कवर कर दूं। अब जल्दी से मूव करते हैं रेसिपीज की तरफ, टिप्स की तरफ, हैक्स की तरफ। आई होप आपके लिए ये यूजफुल हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी इसमें पसंद आए, तो प्लीज लाइक दे के मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया हो
तो कमेंट कर देना, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एंड यस डू सम रिसर्च एज वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पालक से कि पालक को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में सब्जी ज़्यादा आ जाती है या फिर सीज़न पे आपको सस्ती मिल जाती है। तो पालक को प्रिजर्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, उसको अच्छे से साफ करके वॉश करके आप उसको ब्लांच कर लें। ब्लांच करने के लिए बस आपको उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी डालना है, एक बॉयल लगाना है, दैट्स इट। उसको बहुत ज़्यादा बॉयल ना करें और फिर जब वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तब आप उसकी स्मूथ प्योरे बना के तैयार कर लें। अब आपको इसको फ्रीज करना है। उसके लिए आप कोई भी आइस क्यूब ट्रे ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये सिलिकॉन की ट्रे है और इसमें थोड़ा सा बिगर पोर्शन मैं सेव कर लेती हूँ, तो एक बार में जब मुझे ज़रूरत होती है तो एक राउंडल निकाल लेती हूँ, कभी 2 निकाल लेती हूँ, बट जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें से सेव कर दें। और इस तरह से सारी कैविटीज़ मैंने फिल कर ली हैं। इसको अब मैं फ्रीज़र में रख दूंगी 24 आवर्स के लिए और 24 आवर्स के बाद ये इस तरह से सेट हो जाएगा। अब ये प्योरे आपकी रेडी हो गई है। इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं अगर आप दाल पालक बना रहे हैं या छोले पालक बना रहे हैं या फिर आप पालक पनीर बना रहे हैं। आपको इसको थो करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप इसको अपनी रेसिपी में यूज करें, गर्म होगी ये अपने आप थो हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी रेसिपी है जिसमें आपको थो करके चाहिए तो आप इसको फ्रीजर में से निकाल के 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ये थो हो जाएगा। और अगर आपको इमीडिएटली जो है वो ध्यान आया कि हाँ बस मुझे अभी जो है ये पालक प्योरे यूज करनी है, तो वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। इसके ऊपर आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें, इसको 5-6 मिनट के लिए छोड़ दें और ये बिल्कुल अच्छे से थो हो जाएगी। बट ये प्रोसेस वही है जब आपको थोड़ा सा लिक्विडी टेक्सचर चाहिए। तो मैंने ये लिक्विड तैयार करा है क्योंकि मुझे डो नीड करना है। तो अब मैं इसमें व्हीट फ्लावर डाल के इसका स्मूथ सा डो बना लूंगी और उस डो से फिर आप रोटी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। अच्छा, जो राउंडल्स हैं मैंने जिपलॉक बैग में करके फ्रीजर में रखे हैं, उससे फ्रीजर में जो है वो थोड़ी सी जगह सेव हो जाती है। ट्रे अगर आप एज इट इज रखते हैं तो वो ज़्यादा जगह लेती है, तो इसीलिए जिपलॉक बैग्स जो हैं वो मुझे पसंद आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी पालक की रोटी, पालक पराठा आप बना सकते हैं, वो बन के तैयार है। जमे मैंने बनाए थे, साथ ही बटर के साथ सर्व किया था, तो मैंने एक तरीका भी आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब मूव करते हैं हम अपनी दूसरी टिप की तरफ। मैं 2 तरह के मसाले यहाँ तैयार करने वाली हूँ, एक मास्टर ग्रेवी और एक मखनी मसाला। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 किलो के करीब टमाटर लिए हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1 से 1.25 किलो के बीच में यहाँ पे है प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप किया है। साथ ही यहाँ पे जुकीनी है 2 मीडियम साइज की, 2-3 गाजर हैं और कैप्सिकम है। साथ ही ये जो धनिया की डंडियाँ होती है ना जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन इनमें बहुत फ्लेवर होता है, ये भी मैं मखनी मसाला में यूज़ करूँगी। और फ्रोज़न मटर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश यूज़ कर लें। तो सबसे पहले हम मखनी मसाला बनाएंगे। अच्छा, क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी चीज़ कितनी लें और जो भी वेजिटेबल हो आपके पास आप वो वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यही लें, लौकी हो लौकी डाल दें, बस हाँ जो मूली होती है या गोभी होती है, ब्रोकली होती है, वो ना यूज़ करें, उसकी अलग सी हमक होती है, वो मखनी मसाला में अच्छी नहीं लगती। तो जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो मैंने सारी यहाँ पे ऐड कर दी हैं, प्याज भी डाल दिया और इसमें पानी हमें नहीं डालना है। टमाटर ने जो थोड़ा सा पानी छोड़ा था वो मैंने डाल दिया था, दैट्स इट। और मेक श्योर कि सबसे पहले जो है वो आप टमाटर ही प्रेशर कुकर में डालें। इसके बाद 2 टेबलस्पून भर के मैंने सौंफ डाली है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने हरी इलायची डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लौंग डाली है और साथ ही मैंने 1 कप के करीब इसमें कैश्यू डाल दिए हैं। कैश्यू से जो है वो बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर आता है। इसको अच्छे से आप मिक्स कर दें और इसके बाद जो मटर है आप वो इसके अंदर ऐड कर दें। सो ढेर सारी सब्जियों के साथ आप ये मसाला बनाने वाले हैं। इससे जो बच्चे नहीं खाते हैं, घर में अगर कोई सब्जी नहीं खाता है तो वो भी इसको खाएगा और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। 1 से 2 विसिल में ही ये डन हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 विसिल लगा लें। और इसको अब मैं गर्म ही इसकी प्योरे बना लूँगी। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, लेकिन जुकीनी भी अपना पानी रिलीज करती है, टमाटर भी रिलीज करता है। और बस अब इसको हम पीस लेंगे। अगर मिक्सर ग्राइंडर में आप कर रहे हैं तो इसको अच्छे से ठंडा हो जाने दें, तब आप इसको पीसें, गरम गरम को ना करें, अदरवाइज फिर अंदर स्टीम बन जाती है और वो फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैंने हैंड ब्लेंडर से ही इसको स्मूथली यहाँ पे पीस लिया है और यहाँ पे हमारा जो मखनी मसाला है वो रेडी है, उसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। मीनवाइल यहाँ पे हम मास्टर ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो जैसे नॉर्मल हम
हम कोई भी छोले राजमा के लिए मसाला तैयार करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है यहाँ पे। तो वॉक में मैंने लगभग 1 कप के करीब ऑयल लिया होगा, उसमें मैंने 2-2.5 टेबल स्पून जीरा ऐड करा है। अगेन मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो प्याज थी मेरे पास बची हुई, उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था और वो मैंने ऐड कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी ग्रेवीज में टेक्सचर कैसा चाहिए। हमें ग्रेनी टेक्सचर पसंद आता है, इसलिए मैंने फाइनली चॉप करी है। अदरवाइज आप यहाँ पे प्याज की प्योरे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है, वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसके बाद अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। अगेन आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर जितना इंटेंस फ्लेवर आपको पसंद है आप उस हिसाब से ये मसाले ऐड कर लें। और इसके बाद मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाएं लेकिन जले ना। और जैसे ही इसका ऑयल हल्का सा सेपरेट होगा तब हम इसके अंदर टमाटर की प्योरे डाल देंगे। तो जो टमाटर मेरे पास बचे हुए थे उनकी मैंने प्योरे बना ली थी और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो वही बेसिक मसाला है जो हर सब्जी में हम बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से पक गए हैं और लगभग 15 से 20 मिनट जो है इस मसाले को डन होने में लग जाते हैं। तो आप किचन में कुछ और काम कर रहे हैं, साथ साथ आप ये मसाला चढ़ा दें तो साइड बाय साइड ये पकता रहता है और आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप खड़े होकर इस चीज़ को स्पेशली बना रहे हैं। और बस जब टमाटर अच्छे से भुने हैं, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है और इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। और बस थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो ऑयल है वो बिल्कुल किनारों से सेपरेट हो गया और जब आप मूव करेंगे तो ये स्पैचुला के साथ साथ ही मूव करता है। तो मसाला हमारा हो गया है रेडी। बस अब हम इसको भी फ्रीज कर देंगे, बट हाँ इसको भी हमें ठंडा करना है। जो दोनों मसाले हमने बनाए हैं उनको अच्छे तरीके से हमें ठंडा करना है। तो आप काउंटर टॉप पे जो है वो इसको लगभग 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दें या फिर किसी थाली या प्लेट में फैला दें ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। और बस मेरे पास एक और ये सिलिकॉन ट्रे है जिसमें इस तरह से ये रेक्टेंगल क्यूब काइंड ऑफ हो जाती है लंबी सी, और एक बार में जो है ये मसाले की जो क्यूब होती है वो यूज हो जाती है मेरे यहाँ जब मैं छोले या राजमा कुछ भी बनाती हूँ। तो इसको जो है मैंने फिल कर लिया है। थोड़ा सा बच गया था, वो छोटे वाली मैंने आइस क्यूब ट्रे में डाल दिया है। कभी छोटी क्वांटिटी में कुछ बनाना हो, जैसे कि एकदम से मुझे बनानी हो पनीर भुर्जी, तो उसमें बस एक ही क्यूब में डाल दूं। तो जो हमारा मास्टर ग्रेवी मसाला था वो फ्रीज हो गया। उसके बाद जो हमारा मखनी मसाला है वो मैंने इस सिलिकॉन ट्रे में डाल दिया है। जो बचा था वो मैंने बाकी के मोल्ड्स में डाल दिया है। एक ये मेरे पास और केक ट्रे थी उसमें डाल के इन सबको मैं फ्रीज कर दूंगी और वही 24 आवर्स मिनिमम आप इसको फ्रीज करें। उसके बाद आप इसको डीमोल्ड करें। अगर आप उससे जल्दी करेंगे तो फिर जिस तरह से मेरे की हालत हुई है वो हालत होगी। तो एक दूसरे के ऊपर मैंने ट्रे रखी थी तो वो थोड़ा सा इस तरह से निकल गया। जो ये छोटे वाले थे ये विद इन मैंने शाम को ये ग्रेवी बनाई थी और सुबह को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरे जो है ये 12 घंटे भी एक्चुअली सेव नहीं हुए थे। तो ये हल्के से ढीले थे, लेकिन जो छोटे वाले थे वो बहुत अच्छे से हो गए थे। ऑब्वियसली क्वांटिटी कम है तो वो जल्दी से जो है वो फ्रोजन हो गए। तो जितने भी मैंने ये क्यूब्स, राउंडल्स या जो भी शेप या जो भी ग्रेवी मैंने जिस तरह से भी इसको मैंने फ्रीज किया था, इनको निकाल के मैं जिपलॉक बैग में डाल लूंगी। और ये मसाले जो हैं वो आराम से 3-4 महीने 5 महीने तक बिल्कुल सही रहते हैं। जब आपका मन करे, जब भी आप बिजी हो या फिर आप लेजी हो, आपका बनाने का मन ना करे, आप इनको निकालें और इनको इस्तेमाल करें। किस तरह से तरीका है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, अदरवाइज फिर आप सोचेंगे कि कैसे इस्तेमाल करें। तो बड़े वाले मसाले भी छोटे वाले एक साथ रख दिए, राउंडल्स एक साथ कर दिए हैं। तो जैसे कि आज मुझे बनानी है दाल मखनी, तो मेरे पास ये छोटी वाली क्यूब्स जो थी ये पिछली बार की बनी हुई रखी हुई थी, तो वो मैंने डाली है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और ये देखिए मसाला जो है वो बिल्कुल थो हो गया। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल दी और उबली हुई मैंने इसमें दाल मखनी ऐड कर दी है। तो फटाफट 5 मिनट में जो है मेरा लंच बनके तैयार हो गया। ना मुझे भूनना पड़ा, ना कुछ पीसना पड़ा, ना कोई चॉपिंग करनी पड़ी। बस मुझे जो ये उड़द थे ये उबालने थे और मसाले के अंदर मिलाने थे। तो कई बार ना ये चीज़ें बहुत आसानी कर देती हैं किचन में। और मखनी मसाला यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसमें हमने इस तरह के मसाले यूज़ नहीं करे थे, तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लें, सूखे मसाले ऐड
कर दें और इसके बाद जो हमारा मखनी मसाला है आप वो डाल दें, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर आप डाल दें, उससे ये थो हो जाएगा और आपकी ग्रेवी की जो भी रिक्वायरमेंट है आप वो इसके अंदर डालें, जैसे कसूरी मेथी वगैरह जो भी आपको डालनी है। तो मैंने पनीर डाल के ये मेरा पनीर मखनी जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो गया। ऑल राइट, अब मूव करते हैं कुछ और चीज़ें जो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि कभी पनीर एक्स्ट्रा आ गया है तो और ये है कि आप एकदम से उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो आप उसकी क्यूब्स करके उसको आप फ्रीज कर सकते हैं। तो मेरे पास दो तरह का पनीर था, एक तो थोड़ा ये हार्ड वाला है और एक ये अपटीना का, ये बिल्कुल फ्रेश जैसे कि हम घर में बनाते हैं ये ऐसा रहता है। जो ये हार्ड वाला है इसको जब आप गर्म पानी में डालते हैं तो ये भी ऐसे ही टेक्सचर का हो जाता है। तो मेरे पास 2 पैकेट ये रखे हुए थे, तो इनको मैंने अलग अलग जो है वो जिपलॉक बैग में डाल के इनको मैं फ्रीज कर दूंगी और ये बिल्कुल ठीक रहेंगे 1-2 महीने तक। जब भी मन करे आप इसमें से निकालें, या फिर आप इनमें से कुछ पोर्शन जो है वो ग्रेट करके भी रख सकते हैं। अगर आपको स्क्रैम्बल्ड पनीर बनाना है, पनीर भुर्जी बनानी है, पराठे में यूज़ करनी है, हाउएवर यू वांट टू, तो आप जैसे चाहें, जो भी आपकी रेसिपी की रिक्वायरमेंट है आप थोड़ा अपना मेन्यू प्लान कर लें, उस हिसाब से आप इसको प्रिजर्व करें। तो ये पनीर जो है मैंने इस तरह से करके और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा है कि इसके अंदर से एयर आप निकाल दें और बस आप इसको फ्रीजर में रख दें। इसके बाद बारी आती है चीज की। अब हमारी कुकिंग ऐसी होती है कि इसमें डेली तो हम चीज यूज करते नहीं हैं, लेकिन बड़ा पैक जब आ जाता है, क्योंकि किफायती होता है, सस्ता पड़ता है ये वाला पैकेट, तो इसीलिए हम बड़ा ले आते हैं। लेकिन फिर इसको सेव करना, अगर आप इसको फ्रिज में ही छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। एक बार खुला और ये खराब हो गया, तो मैंने इसको इस तरह से कट करके और इसको मैं ग्रेट करके रख लूंगी। तो कुछ जो है चीज वो मैंने थोड़ा मोटा ग्रेट करा है और कुछ जो है वो मैं थोड़ा सा बारीक ग्रेट करूंगी। तो यहाँ पे चीज जो है वो मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से ये है कि जितना आपको जरूरत है आप मुट्ठी भर के जो है वो निकालें और इस्तेमाल कर लें, या फिर आप इसकी भी छोटी छोटी क्यूब्स कर सकते हैं। एंटायरली अप टू यू कि आपको यूज कैसे करना है। तो मेरे यहाँ मोस्टली जो है वो ग्रेटेड ही यूज होता है, तो इसीलिए मैं ग्रेट करके इसको जिपलॉक बैग में भर लूंगी और इसको फिर मैं फ्रीजर में रख दूंगी और जब भी जरूरत पड़े थोड़ा सा इसमें से निकालो और इस्तेमाल करो। तो आप जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ये इस तरह से आप लाके, और चीजें जो हैं वो बिल्कुल भी जाया नहीं होती हैं और फूड वेस्टेज कम होता है, आपका पैसा भी बचता है और आप अपने प्लेनेट को भी सेव करते हो। तो यहाँ पे चीज के 2 बैग्स भर गए थे। अब इसके बाद बारी आती है मोस्ट वेटेड जिंजर गार्लिक क्यूब, जो मैं ऑलमोस्ट अपनी हर रेसिपी में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक जो है वो इक्वल क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि जो मेरे पास जिंजर है वो कॉस्को का है और वो बहुत ही तुर्श रहता है, और ये जिंजर का छिलका है इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूंगी, इसको मैं फ्रीज कर दूंगी। तो इसको आप चाय में यूज कर सकते हैं। बस ये है कि जिंजर को आप अच्छे से साफ करें और फिर ये छिलका जो है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये जिंजर है इसको मैं रफली यहाँ पे चॉप कर लूंगी। बाकी अगर आपका जो जिंजर है, अदरक है, वो बहुत ज्यादा तीखा नहीं है, तुर्श नहीं है, तो फिर आप अदरक जो है वो आधा लें और जो गार्लिक है वो ज्यादा लें, या फिर डिपेंड कि आपको किस तरह का फ्लेवर पसंद है, कौन सा ज्यादा आपको पसंद है। तो बस इसको मैंने ब्लेंडर जार में डाल के और मैंने इस तरह से इसकी प्योरे बना ली है। थोड़ा ये दरदरा होता है, बिल्कुल फाइन नहीं होता है। अगर बिल्कुल फाइन करना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। बाकी इसमें मैंने एज ए प्रिजर्वेटिव, जैसे पहले मैं कभी थोड़ा बहुत ऑयल डाल लेती थी या सॉल्ट डाल लेती थी, अब मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ठीक रहता है इसी तरीके से ही। और बस ये मेरे पास एक फ्रीजर सेफ ट्रे है, आइस क्यूब ट्रे, इसके अंदर मैं उस हिसाब से क्वांटिटी डाल रही हूँ जितना कि मुझे एक रेसिपी में ज़रूरत पड़ती है। और बस इसको फिल करके इसके ऊपर क्लिंग रैप आप लगा दें, उससे जो है इसके ऊपर आइस नहीं जमता है और ये बिल्कुल इक्वल रहते हैं और बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे। अगेन 24 आवर्स के लिए आपको इसको फ्रीजर में रखना है। उसके बाद इसको डीमोल्ड करके हम इसको जिपलॉक बैग्स में भर के रख लेंगे और जब भी आपको जरूरत पड़े जिस भी रेसिपी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अदरक नहीं पील करना है, आपको गार्लिक जो है वो नहीं पील करना है, काटना नहीं है, पीसना नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक दिन की मेहनत है और आपका महीना 2 महीना आराम से निकल जाता है। तो ये देखिए कितने आराम से ये डीमोल्ड हो गए हैं। इनको बस अब मैं जिपलॉक बैग में डाल लूंगी और ये फ्रीजर में चले जाएंगे और मेरे 2 महीने जो हैं वो सॉर्टेड हैं एंड आई एम डन। इसके
उसके बाद बारी आती है कुछ और चीज़ों की जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फ्रीज़ की हुई है, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या मैंने फ्रीज़ किया है। जैसे कि शुरुआत में बताया कि फ्रूट्स जो हैं वो आप सेव कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एवोकाडो है, विकास जो है वो कॉस्को से बड़ा पैकेट ले आए थे और घर में कोई इतना ज़्यादा खाता नहीं है, तो इनको मैंने हाल्व करके डीसीडेड करके और इस तरह से मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया है। तो ये जब भी मुझे ज़रूरत होगी थॉ करके यूज़ कर लूँगी। ये हैं आम, जो हमारे दशहरी आम होते हैं, इनको मैंने क्यूब्स में करके और ये मैंने प्रिजर्व कर लिए थे। तो कभी पल्प बनाना हो इनका या स्मूदी बनानी हो तो फ्रोजन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। केला मेरे पास इस टाइम नहीं था, लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि घर में केला बहुत पक जाता है, कोई इसका ग्राहक नहीं मिलता है खाने वाला, तो आप उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं। मैंने एक मील प्लान में शेयर किया था। और साथ ही ये हैं दही बड़े जो होते हैं, दही नहीं है लाइक ये बड़े हैं, ये बड़े भी आप सेव कर सकते हैं। गाजर का हलवा, ये भी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि मैंने इसको फ्रीज किया था, तो जब भी मन करे आप इसको थॉ कर लें। ये बैंगन मटर की सब्जी है, एक्स्ट्रा थी तो इसीलिए मैंने इसको भी सेव कर लिया था और हाथ मेरे बिल्कुल लाल हुए जा रहे थे यहाँ पे। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें जो है वो फ्रीज कर सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा हो। So this was all about today's video. I hope आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आपको कुछ थोड़े बहुत टिप्स मिले होंगे अपना प्रोड्यूस और खाना सेव करने के लिए, बिकॉज फूड वेस्टेज इज नॉट अलाउड एट ऑल। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, फ्रोजन फूड के ऊपर मैं पूरा ये टॉपिक लेकर आई हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉर्मल सुपरमार्केट से या कहीं से सब्जियां लेकर या फल लेकर नहीं खाएंगे। दिस इज जस्ट अ टिप टू सेव देम। सो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हाँ आपको बस फ्रोजन फूड ही खाना चाहिए। दीज आर लिटिल बिट टिप्स एंड हैक्स जिससे आप अपनी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ कर सकते हो, फूड वेस्टेज को रोक सकते हो। दैट्स ऑल। तो जो अच्छा लगे वो अपना लें, जो अच्छा ना लगे उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। चलिए मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.